पूर्ण प्रेस वार्ता है। मेरे सहयोगी अखिलेश प्रसाद सिंह जी राज्यसभा सांसद भी हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मेरे सहयोगी श्री अनिल जय हिंद यादव जी, कहाँ हैं अनिल जी? अनिल जी भी आ रहे हैं साथ में ही। सबका स्वागत है और हमारे सामने आपके बहुत महत्वपूर्ण शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं आरंभ करूं, आपकी अनुमति हो तो ज्वाइनिंग की। श्री भगीरथ मांझी जो माउंटेन मैन हैं, दशरथ मांझी साहब, उनके सुपुत्र हैं। यह बिहार के गया जिले के मोहड़ा ब्लॉक के गहलोर गांव से हैं, जो दशरथ मांझी द्वारा पहाड़ काटकर रास्ता बनाने की जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जो हम सब ने अभी हाल ही में टीवी पे बड़ा अच्छा आया था, वो देखा था, आपने भी देखा होगा। 18 जनवरी 2025 को पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा किया। हमारे साथी डॉक्टर अनिल जय हिंद की पहल से कांग्रेस में आए श्री मांझी राहुल गांधी जी के नेतृत्व और वंचित समुदायों के अधिकारों के प्रति राहुल जी की, खड़गे साहब की और कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, उससे प्रेरित हुए और इन्होंने कांग्रेस का दामन शामिल में आना इन्होंने स्वीकार किया। वे चाहते थे कि अपनी पिता की विरासत को भी कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ा सकें। आपका स्वागत है भगीरथ मांझी जी। श्री मनोज प्रजापति, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ बिहार। श्री मनोज प्रजापति प्रजापति समुदाय और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम में अपनी लगाई है। सामाजिक और आर्थिक पहलों के माध्यम से अपने समुदाय को ऊपर उठाने का प्रयास ये करते आए हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने भी राहुल जी के साथ भाग लिया और प्रेरित हुए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके रास्ते पर चलकर वो अपने समाज और अन्य अत्यंत पिछड़े समाज का भला कर पाएंगे। आपका भी स्वागत है। निशांत आनंद, ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभी आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं हमारे बीच में। वकील भी हैं, विदेश से इन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल की है और 4 साल से राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ये काम करते आए हैं। 2024 में गुड़गांव से चुनाव भी लड़े, उनका भी स्वागत है। अली अनवर अंसारी साहब, इस नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये एक प्रख्यात राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज के संस्थापक हैं और इनकी किताबें बड़ी पॉपुलर हैं। सर के बल खड़ी मुस्लिम सियासत एक किताब ये है। दलित मुस्लिम वंचित मुस्लिम समुदायों के संघर्षों पर यह किताब केंद्रित है। ये पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, ये प्रसिद्ध हार्ट सर्जन हैं, भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी रहे हैं, बिहार के नालंदा जिले से आते हैं और एमबीबीएस और एमएस सर्जरी इन्होंने एम्स से की थी। जो भी स्वास्थ्य की फील्ड को समझता है, जानता है, इस नाम से वो सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। निघत अब्बास जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हुई हैं और इन्होंने अलग अलग रोल्स में बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहीं और टीवी पर मुझसे भी बहुत लड़ी हैं। हिंदी में भी लड़ी, इंग्लिश में भी लड़ी, उर्दू में भी लड़ी, हर भाषा में लड़ चुकी हैं मुझसे। आज आपका भी हम स्वागत करते हैं। फ्रैंक हुजूर साहब, फ्रैंक हुजूर साहब एक प्रसिद्ध लेखक हैं, स्वागत है आपका। पत्रकार हैं, इनकी प्रमुख कृतियां इमरान वर्सेस इमरान, द अनटोल्ड स्टोरी और सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव, ये इनकी कृतियां हैं। राहुल जी के समर्थन में ये सक्रिय रूप से हमेशा योगदान देते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में भी इनसे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई थी और भारत की जो विविधताएं हैं उसके प्रति ये प्रतिबद्ध हैं। ये उस उसूल को और उस सिद्धांत को जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, उसके ये हिमायती हैं और उसको और मजबूत करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत हैं
उस दिशा में इनको भी यही लगता है कि कांग्रेस ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से देश में न्याय लाया जा सकता है, समाज में जो त्रुटियां हैं वो ठीक की जा सकती है। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी से आग्रह करूंगा कि जो हम सबको अंगवस्त्रम पहनाएं उससे पहले आप भी कुछ कहें इन सबके बारे में। नहीं, ऐसे तो स्वागत करने के अलावा अब मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। आपने सारे महानुभावों का, लेकिन अली अनवर साहब बहुत पुराने हम लोगों के मित्र हैं और राज्यसभा में काम करते रहे, और वहाँ एक दलित वंचित तबका जो पसमानदा के नाम से जाना जाता है, उसके लिए इन्होंने लगातार 3 दशक से ज़्यादा का संघर्ष इनका है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, बिहार से कोई भी गरीब आदमी आए, सबकी सेवा में, चाहे एम्स में ज़रूरत हो, दूसरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ज़रूरत हो, हमेशा काम करते रहें। लेट दशरथ मांझी जी के बारे में, बिहार का जो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहा है, सब लोग उनके इस कृति को जानते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उनके सुपुत्र आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी सभी साथियों का मैं हृदय से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस साल बिहार का चुनाव भी है असेंबली का, इन लोगों के आने से कांग्रेस निश्चित रूप से सशक्त होगी, मजबूत होगा, और आने वाले चुनाव में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को भी लाभ पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निशांत आनंद जी, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, अब आ गए हैं, सही रास्ते पे, सही मंजिल पे आ गए हैं। आपका भी स्वागत है। आइए अब सबको एक बार वो पहना दें। सर को दो। सर आप, हम दोनों मिलके पहले इनको, सीनियर आदमी थे। शुक्रिया, आपका स्वागत। उनको थोड़ा आ जाने दीजिए आगे। आइए, स्वागत है। थैंक यू। दशरथ मांझी जी को। दशरथ मांझी साहब, हम ही आते हैं। चलिए, हम ही लोग आ जाते हैं। रुकिए, आइए। निशांत कहाँ? आगे आओ। मनोज जी आइए, आइए। प्रजापति साहब, बहुत बहुत स्वागत है। निशांत आगे आओ, इधर आ जाओ। थैंक यू इधर तो कोई बचा तो नहीं? हाँ, आइए। निशांत आप भी आओ, इधर आ जाओ। हाँ, निशांत और निगत आगे रहो, दिल्ली में चुनाव है। दशरथ मांझी साहब को, मांझी साहब आप इधर आ जाएं, हमारे साथ आइए, बीच में थोड़ा। अंसारी साहब और हमारे बीच में। जी, भागीरथ दशरथ जी के सुपुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसी से कुछ बात सुन लेना, निगत जी से करवा देते हैं, भागीरथ जी से करवा देते हैं। सबसे पहले मैं निगत जी आपसे आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आप भी कहें। मैं सभी को नमस्कार करती हूं, और मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, एक्सपीरियंस में बहुत ही
अव्वल दर्जे पर मैं कहूँगी इनका नाम लिया जाता है। आप सभी का आभार कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से आज मैं अपनी बात निडर होकर रख सकती हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर कर। मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी कि एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे, और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है, और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है, और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया, पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूं और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था, और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है, और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूं कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया माननीय पवन खेड़ा साहब और हमारे मित्र और साथी और नेता बिहार के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह जी, और हमारे जितने भी साथी हैं, फ्रैंक हुजूर साहब हैं, और जो भी साथी हमारे हैं, मांझी साहब भी थे पटना में मंच पर साथ में। देखिए, मैं राहुल जी से भी पहले भी मिला था और उनके विचारों से प्रभावित था। पवन, ये माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी मैं मिला था अपनी एक किताब के विमोचन के सिलसिले में, जो पिछले वर्ष
वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज होनी थी, लेकिन उसी समय कर्नाटका का चुनाव आ गया तो नहीं आ सके। तो उस समय भी जो हमारी बात हुई थी उनसे, तो मैं बहुत प्रभावित था। और जब ये श्रृंखला शुरू हुई संविधान सम्मान सम्मेलन और संविधान रक्षा सम्मेलन की, तो रांची में भी मैं अनिल जयहिंद साहब जो उसके संयोजक हैं उन्होंने आमंत्रित किया, तो वहाँ भी मैं गया था। और पटना में भी हम लोगों ने मिलजुल करके बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और राहुल गांधी जी के विचारों से एक तरह से समझिए कि बिहार में खलबली मच गई है। जिस तरह से जो हाशिए के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अकलियत के लोग हैं, अकलियत में भी पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, दलितों में भी जो महादलित हैं, वाल्मीकि समाज वगैरह के लोग, इनमें बड़ी उत्साह का संचार हुआ राहुल जी के भाषण से। और तमाम पार्टियों में एक खलबली मच गई है, खास करके बीजेपी में और जेडीयू में। और उनके यहाँ दलित और अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों को खोजा जा रहा है और उनकी मीटिंग वगैरह हो रही है। बहरहाल एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, पसमानदा मुस्लिम महाज की स्थापना हमने 1998 में की थी। अखिलेश जी ने ठीक कहा, खेड़ा साहब ने भी उसका जिक्र किया। उस शब्द का मायने ये है, अंग्रेजी में उसको कहिएगा तो हु लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया। उर्दू फारसी का शब्द है। तो जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसी भी धर्म के हैं, हम अगर उर्दू फारसी की जुबान में उनको खिताब करेंगे, संबोधित करेंगे, तो उनको पसमानदा हम कहेंगे। तो इस शब्द को हमने इसलिए चलाया कि एक रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल शब्द, राजनीति, सियासत और मजहब का जब घालमेल होता है तो बड़ी बदमली पैदा होती है। और दुनिया इसका बहुत खमियाजा भुगत चुकी है और ये मुल्क भी भुगत रहा है। इसलिए धर्म जो है, मजहब जो है, व्यक्तिगत आस्था की बात है, वो अपनी जगह ठीक है। जिसकी जो आस्था है वो करे, दूसरे की आस्था का भी ख्याल रखे, लेकिन इन राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये शब्द चलाया। आज ये हालत ये है कि दुनिया के कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, बर्लिन यूनिवर्सिटी, सिंगापुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, जामिया, सारे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, सब जगह पसमानदा सियासत पर रिसर्च हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं। तो ये जोड़ने वाला शब्द है। अब मोदी जी का मामला ये है कि वो हर चीज में खोजते रहते हैं कि कहाँ कोई चीज, प्रोडक्ट जो चल गया तो उसका डुप्लीकेटिंग करें, तो उसको आइडिया को चुराने में मास्टर हैं। तो उन्होंने आइडिया को चुराया और पसमानदा कहने लगे। तो इसलिए हमने उनको लंबी चिट्ठी लिख ली, आप लोगों ने छापा भी कि इस घड़ियाली आंसू में कोई पसमानदा मुसलमान, दलित, पिछड़ा कोई बहकने वाला नहीं है। और हम लोग सब लोग मिल करके जो क्रांतिकारी विचार राहुल जी का, खड़गे साहब का जो है, कांग्रेस पार्टी का है, उससे मुकम्मल हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, सहमति जताते हैं और जताते हुए हम लोग कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे। इसी इरादे के साथ मैं यहाँ आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मनोज जी, प्रजापति जी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिए।
हम लोग अति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग एक साथ हैं और बिहार में हम लोग अगर जो 25 में इलेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर निशांत आनंद, माइक हाथ में दे दो। सभी को नमस्कार। मेरा नाम निशांत आनंद है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, पवन सर और सभी मंच पर बैठे। मैंने आम आदमी पार्टी के साथ कई साल काम किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मैं हूं और मैंने गुड़गांव विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। मैंने आम आदमी पार्टी में जब हम डिबेट में जाते थे तो हमने कहीं उनके झूठों को छुपाने का काम किया। आज वो कहते हैं कि उन्होंने यमुना साफ नहीं करी सिर्फ, लेकिन उन्होंने 500 स्कूल खोलने का वादा पूरा किया था। उन्होंने 400 भी नहीं बनाए, 300 भी नहीं बनाए, 200 भी नहीं बनाए, 100 भी नहीं बनाए। उन्होंने 20 नए कॉलेज का वादा किया था जो पूरा नहीं किया, 20 नए स्कूल का वादा किया था पूरा नहीं किया, तार मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली का वादा पूरा नहीं किया। कई सारे काम उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं पूरी शिद्दत से काम करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय। थैंक यू डॉक्टर निशांत। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी, आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें। माइक। फ्रैंक, इसके बाद आपको बोलना। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, मैं पास में रखें। ऐसे तो हार्ट सर्जन हूँ और भारत सरकार का महानिदेशक रह चुका हूँ, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, हम क्यों पॉलिटिक्स में आ गए? 10 सालों में आपने देखा होगा, 10 साल में जो सरकार अभी केंद्र में है या जो भी है, इसने कंट्री को डिवाइड कर दिया। कम्युनल के नाम पर, रीजनल के नाम पर, जात के नाम पर, और तो और अन्न को भी इन्होंने नहीं रखा ठीक से, और ढोंग और पाखंड और अंधविश्वास का लोगों में बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इनमें इतनी कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। इतनी कम्प्लेक्स है कि उस मानव के बारे में बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं देश का आधार, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह देश में गरीबी, इलिटरेसी, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं था एक्सेप्ट 4। वो थे टाटा, बिरला, सिंघानिया और डालमिया। उस जगह से उन्होंने 15 साल के टाइम में ही हमारे जितने प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT बनाए, IIM बनाए, और तो और हर डिस्ट्रिक्ट में नव विद्यालय उन्होंने खोला, 33 पब्लिक सेक्टर यूनिट उन्होंने बनाया। जितने प्रधानमंत्री बने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों बनाए? ताकि हमारे बच्चों को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन एक ऐसी सरकार आई है जो एक भी नहीं बनाया और बेचता ही जा रहा है। ये सब बातें दिमाग में पिंच कर गई। और तो और आज संविधानिक काम करना शुरू कर दिया। संविधान का जो हमारा डेमोक्रेसी का आधार है, क्या है हमारा डेमोक्रेसी का आधार? इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CIC, ED, CBI, इस आधार को ही उन्होंने खत्म कर दिया। जब आधार ही नहीं तो डेमोक्रेसी क्या रहेगा? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा क्यों किए? आप लोगों ने कहीं पूछा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का समय था। अगर वो नहीं करते तो हमारा देश बिखर जाता। आज तो मैं सभी नेता को कहता हूं कि तुम लोग सब कांग्रेस ज्वाइन करो। इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करोगे, अगर कांग्रेस नहीं ज्वाइन करोगे तो गरीबी नहीं देश ही बर्बाद कर देगा। अगर आज जो सत्ताधारी केंद्र में हैं, अगर हमारे देश में 1947 में होते तो मैं बता देता हूं कि इस देश का हालत पाकिस्तान से बहुत खराब होती। अफसोस, अच्छी बात है कि हमारे ऐसा नेता आए जो आज इसको लाए और उस आधार पर पूरे लोग बना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जो जोड़ना था, जो देश को जोड़ने का जो उनका शुरू हुआ, 4080 किलोमीटर जो चले, वो भारत जोड़ना कोई ऐसा आसान बात नहीं थी। और अभी संविधान खतरे में है। मैं तो कहूँगा हर लोगों को संविधान की प्रवचन हर पंचायत में होनी चाहिए, क्योंकि संविधान वास्तव में खतरे में है।
क्योंकि अभी भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। तो संविधान की इन्हीं बातों को लेकर के हम राहुल जी से हम अनिल जहीन साहब ने मुझे राहुल जी से मिलने का मौका दिया पटना में, और मैंने बात किया और मैंने कहा कि मैं इस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मेरी एक पार्टी थी सामाजिक लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, उसको मैंने ख़त्म किया और हमने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, मर्ज कर दिया। और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ऐसा बदलाव लाएंगे देश में कि सोच भी नहीं सकता है कि आरएसएस ने कि हमने क्या लिया। आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते, आपको एक ही लाइन बता देता हूं कि मैं डायरेक्टर जनरल 7 साल रहा और 3 साल रहता, लेकिन एक दलित बीजेपी को पसंद नहीं था, उसने एज को कम कर दिया। आप सोच सकते हैं, मिस्टर नड्डा ने हमको रिटायर करने के लिए 65 से एज को 62 कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक दलित को डाइजेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि हम बैकवर्ड को हेल्प कर रहे थे जो जेन्युइन बैकवर्ड थे, शेड्यूल कास्ट को हेल्प कर रहे थे जो जेन्युइन शेड्यूल कास्ट थे। आज तक एम्स में पीजीआई चंडीगढ़ में बैकवर्ड का पोस्ट नहीं भरा जाता था। जब मैं डीजी भरा तो वहां 260 बैकवर्ड का पोस्ट को भरा, पीजीआई चंडीगढ़ में 65 बैकवर्ड का पोस्ट को भरा। ये सब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर प्रसाद को कैसे हटाया जाए। तो हम इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करूंगा, समय कम है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अगर कांग्रेस को नेतृत्व दिया जाए तभी भारत का संविधान और देश बच पाएगा। और जो इन्होंने जनगणना की बात शुरू की है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बाबा साहब जब 1949 में पार्लियामेंट जब दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समता तो आ रही है, लेकिन सामाजिक समता और आर्थिक समता नहीं आएगी जब तक देश के नेता आर्थिक समता नहीं दे पाएंगे गरीबों को। तो सामाजिक विषमता भी रहेगी और आर्थिक विषमता रहेगी, और आर्थिक विषमता को खत्म करना है तो राहुल जी जो बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना, और उसके अनुसार उनके भागीदारी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पवन खेड़ा साहब को धन्यवाद देते हैं। हमारे जो प्रदेश कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे बड़े भाई की तरह हैं, जिनके अंदर रह के हमें काम करना है, और हम समझते हैं कि हम कांग्रेस को कुछ न कुछ देख कर ही जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अंत में मैं फ्रैंक हुजूर साहब से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। Thank you very much, Pawan Khera ji. Respected leaders of the Congress party, leader of the opposition Rahul Gandhi is not here, but my vote of gratitude goes first to Rahul Gandhi ji, Madam Sonia Gandhi ji, President of the Indian National Congress Mallikarjun Kharge ji, and Akhilesh Prasad ji, who is very much here on the dais with us. Janab Ali Anwar Sahab, it's my privilege and honor, sir, to share the dais with you. This is the second time, maybe after almost 7 years, if you remember, in the very corner of our village, Charad ji was alive at the time, and Ali Anwar Sahab, and all the respected and distinguished guests here on the dais, my special respect to you all, friends. And I should also thank Dr. Anil Jain sir, who has been pivotal force in engaging me for the Samvidhan Samman Sammelan or Samvidhan Suraksha Sammelan over the past year. And he has been instrumental in arranging my maiden encounter or maiden meeting with respected Rahul Gandhi ji. Friends, we are here to provide a glimmer of hope to billions of our fellow countrymen, fellow citizens, and we are here under the umbrella of the grand old party of the country, Indian National Congress. And of course, we know from 1885 to 2025, it's almost 138 years. It's quite a journey. If we say there is grand old party in America today, Republicans, if there is a grand old party in Britain today, Tories, Conservatives, so we can say there is only one grand old party in South Asia, and that is the Indian National Congress. It's a matter of great honor, great privilege for me, and of course I believe it should be for everyone who believe in the Constitution, who believe in the
principles and values of social justice, secularism, and of course, socialism of Nehruvian character. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, what we are relishing today, what we are cherishing today in institution, in any branch of our governance, this is just because of our first Prime Minister, independent India first Prime Minister, a scholarly and a statesman like Jawaharlal Nehru ji, who has provided us with not only many institutions like Dr. Jagdish Prasad was sharing. I mean, he has given us a country which can actually rival democratically with the Western world, with the developed world. Now I come to why I'm here with the Congress party today. So I must say that only because of Nyaya Yodha, Jan Nayak, Rahul Gandhi ji. And I also remember once upon a time how the very ruling party today spent over a billion rupees invested in propaganda machinery, propaganda mill, to parrot a narrative, to run him down, such a promising face of 21st century Indian politics. And they have actually failed in their campaign. They have actually come a cropper in their agenda setting. And here is Rahul Gandhi, who has defeated the voice of BJP and the RSS, and the only leader we have who has actually shown the audacity of hope. If audacity of hope is associated with Barack Obama during his presidential campaign, I would say audacity of hope is here with our leader of opposition, Rahul Gandhi ji, and he is the only hope for not only one particular section or marginalized section. He is the real hope and the real voice of everyone in the country. The way he talks about caste census, to breach this 50% ceiling of reservation, the way he talks about actual X-ray on economic ground also, not only social equity. Here is a scholarly young face in Indian politics who is also talking about social and economic equity. And he's also talking about crony capitalism virus, how to stop this and how to redistribute the resources among citizens. So this is the reason, and of course, once again, I would say, Dr. Jain sir and everyone, thank you very much. Thank you very much for Samvidhan Suraksha Sammelan that has actually energized and provided a real hope, fountain of hope to marginalized communities across the country. Thank you very much. थैंक यू डॉक्टर फ्रैंक हुजूर। आपके कोई सवाल हो तो आपका स्वागत है। इतने अलग अलग पार्टीज, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंसारी साहब पूर्व सांसद, फ्रैंक हुजूर साहब, ये जेडीयू, अलग अलग पार्टी के इतने चेहरे आपके सामने हैं। तो केजरीवाल पे है सवाल सर, आपसे भी अभी पूछता हूँ सर। उसमें केजरीवाल जी ने कहा है कि यमुना में जहर घोला जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? उस पे जो कहना था, अभी हमारे नौजवान साथी ने बताया कि कैसे झूठ की एक फैक्ट्री चल रही है सब जगह और कंपटीशन हो रही है भारतीय जनता पार्टी में और आम आदमी पार्टी में कि कौन ज्यादा तेज झूठ बोल सकता है। तो अब सबके सामने है, 10 साल से 11 साल से दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों कॉम्पिटिशन, कभी एक जीत जाता है, कभी दूसरा जीत जाता है कंपटीशन में। अब दोनों हारने वाले हैं क्योंकि अब सच जीतेगा। डाइवर्सिटी, सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है, जो कास्ट सेंसस है, जो कास्ट इक्वेशन है इस देश में, SC ST OBC का 90% आबादी है, तो क्या पार्टी के पदों पर और टिकट वितरण में खासकर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या पार्टी उसके लिए मेंटली तैयार है या सिर्फ मंचों की बात है? समाज में एक बहुत बड़ा सुधार लाया जाता है तो संघर्षों के बाद वो सुधार लागू किया जाता है। कांग्रेस पार्टी इस देश के इतिहास में जितनी भी सुधार लाई, वो भूमि सुधार, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो काम किया, कोई आसान काम नहीं था। पार्टी के भीतर भी संघर्ष करना पड़ता है और करते आए हैं हम। हमारे जो नेता रहे हैं आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल पहले भी,
उन्होंने भी पार्टी के भीतर संघर्ष करके भी हासिल किया, तभी न जाकर समाज में आप सुधार लाएंगे। पहले पार्टी के भीतर भी हम लाते हैं, और ये हम भली भांति जानते हैं कि ये संघर्ष आसान नहीं होता, लेकिन करना जरूरी है और करते आए हैं, आगे भी करेंगे। हाँ बोलिए। सर, सैम पित्रोदा साहब ने चुनाव के बीच में अक्सर वो ऐसा बयान देते हैं, इस बार फिर एक बयान आया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाना चाहिए। इस बयान नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान नहीं कहा, मेरी भी उनसे बात हुई। उन्होंने जो अमेरिका से बाहर भगाए जा रहे हैं उनके लिए कहा, उसमें अधिकतर हमारे देश के हैं, काफी गुजरात के हैं। क्या आप नहीं चाहते वो यहां आए? बता दीजिए, खुलकर बोलिए। आप बोलेंगे हमें लगेगा भाजपा बोल रही है, बोलिए ना कि हाँ उनको नहीं आना चाहिए भारत में। भारत के लोग अगर गैर कानूनी रूप से अमेरिका गए हैं और सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि भाई उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहिए अमेरिका से, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? बताइए। और अगर वो कह रहे हैं कि वो बाहर उनको वापस धक्का मार के भेजा जा रहा है अमेरिका से, तो क्या वो भारत में नहीं आए? बताइए, आप जरा बताइए, हम भी सुनना चाहते हैं। Mr. Pitroda was referring to the illegal immigrants in the US who are now facing the wrath of the new Trump administration. Now, most of them, a lot of them are from India, from Gujarat, from different parts of India. So, if Mr. Pitroda says that they should be welcomed, BJP has a problem in taking the diaspora back, people who are being pushed out of America. Does the BJP have a problem? Let them come on record and say yes, they have a problem. Thank you. अखिलेश जी, सर अखिलेश जी, आपसे सवाल। इधर सर इधर जैनेंद्र की आवाज आ रही है। ठीक है सर, अच्छे चेहरों को आप लेकर आए हैं पार्टी में, तो एक तो ये कि क्या इन लोगों को हम चुनाव लड़ते हुए भी देखेंगे? जैसे भागीरथ मांझी साहब हैं, तो क्या हम इनको चुनाव में देखेंगे? चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, जब हम लोग AICC में जिनका ज्वाइनिंग हो रहा है, आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण हैं ये लोग। तो इन लोगों का जैसा जो रोल ये लोग अपने लिए तय करेंगे, हम देखेंगे उसको। और वही सवाल मेरा आगे ये था कि बिहार में इस साल चुनाव है, अंत में काफी समय से आपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कमेटी दी हुई है बिहार प्रदेश कांग्रेस की, जो लंबित है। अब तो चुनाव का साल आ गया है, तो रूटीन मैटर है, हो जाएगा। कब तक ये होगा, इसको लेके बिहार कांग्रेस में बड़ा इंतजार चल हो जाएगा। और इसका निश्चित उत्तर तो आप जहां से जानना चाह रहे हैं वहां पूछा जाना क्या चाहिए। देर हो रही है? मैं वही इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है देर की जाए? अब देर नहीं होगी। बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नीतीश कुमार के साथ आप लोगों ने सरकार भी चलाई है। उन्होंने एक वक्त में लगातार वो कहते हैं कि मैं कर्पूरी ठाकुर जी को मानता हूं, मैं वंशवाद के खिलाफ हूं। अब वहां चर्चाएं जोर शोर से हैं कि उनके बेटे निशांत राजनीति में पदार्पण करने वाले हैं। तमाम JDU के नेता कह रहे हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए। तो क्या वो नीतीश कुमार और ये नीतीश कुमार बदल गए? तो इसका निश्चित उत्तर भी तो नीतीश कुमार जी ही दे सकते हैं। उनका सवाल, उनके पुत्र का सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, ये तो नाइंसाफी है। और अभी इस तरह की कोई बात है नहीं, मैं नहीं सुना हूँ। मेरा सवाल निखत अब्बास जी से है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि आप मुस्लिम विरोधी बोल के आइए तब वीडियो वायरल होगी। आपने कहा बटोगे कटोगे की बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपको इतना टाइम क्यों लगा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस आने में? दूसरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं बीजेपी का ऑफिस हेडक्वार्टर है, काफ़ी आलीशान है, उसमें खर्चा बहुत आता है, रख रखाव का। आलीशान हेडक्वार्टर कांग्रेस का भी बन चुका है। बटेंगे और कटेंगे के पोस्टर मुझसे ज्यादा शायद आप जानते होंगे। आपने उत्तर प्रदेश में कब से देखे हैं? मैंने तो पिछले साल से ज्यादा पहले देखे नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि डिबेट्स में जब बताया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है, आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी भी मुसलमान राष्ट्रीय प्रवक्ता को भारतीय जनता पार्टी के पकड़ लीजिए और देखिए किस प्रकार की गाली गलोच वहां पर करनी पड़ती है। वो फर्रे में अभी आपके साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि एथिकली सही नहीं होगा, जिन फर्रों पर मुसलमानों के खिलाफ बातें लिखी जाती हैं। और यही कारण रहा, जाहिर सी बात है, कुछ समय लगता है, ऐसे कहते हैं ना हथेली पर सरसों नहीं उगती। तो मैं भी थोड़े पेशेंस के साथ देख रही थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी में
कुछ सुधार आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां पर, जैसे मैंने अपनी पहली भी बात में कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कह देने से विश्वास नहीं पाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस की बहुत आवश्यकता है, जो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि वो भारतीय जनता पार्टी ना कभी ना दिखा पाई थी और ना दिखा पाई है। किस प्रकार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान नेताओं को घर बिठा दिया गया है, दूध में से जैसे मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हो और जग जाहिर भी है। रही आलिशान, आपने कहा जो हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, वही मैंने पहले भी कहा था, कितने साल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है और कितने साल कांग्रेस पार्टी रही है, ये भी जग जाहिर है, पूरे देश क्या दुनिया को मालूम है। और 10 सालों में इतना आलीशान एक नहीं 2-2 दफ्तर बना दिए गए और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का दफ्तर बन रहा है। आप देखिए किस प्रकार की 5 स्टार 7 स्टार वहां पर फैसिलिटीज हैं और साथ में एक समुदाय के और एक ऑर्गेनाइजेशन के नेता वहां पर 2 BHK अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आपका मेरा जनता का पैसा है वो, और वो पैसे से वहां पर, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, ना वो ये मंच है उस शब्द का प्रयोग करने के लिए, पर आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूं, पढ़े लिखे सब हैं, कि किस प्रकार वहां पर पैसों को उड़ाया जा रहा है। मेरा दिल दुखता है और यही कारण है आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूं।